हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास एंड वेरी स्पेशल, एज मैं आप सभी को खुद साक्षात जब मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था ना साइंस का, उसकी मेरी खुद की चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट यानी चेक्ड आंसर शीट दिखाने वाला हूं बाय सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनर्स। हम सभी मिलकर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मैंने कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे एग्जामिनर ने जिन्होंने पेपर चेक किया था मेरा, उन्होंने कैसे चेक किया है, कैसे कैसे नंबरिंग दी है। एंड ऑल्सो आई नो यू ऑल आर ईगर फॉर माई मार्क्स कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। इस वीडियो में ही मैं ये राज भी खोल दूंगा कि हाउ मच आई गॉट इन माई साइंस बोर्ड एग्जाम आउट ऑफ 80। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई गॉट दिस सेट 3 जिसका कोड था 31/3/3। एंड ये तो यार आप सबको भी भरना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में हमें एक मिलता है छोटा सा रेक्टेंगुलर सा, उसके अंदर हमें ये डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ती हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं। एंड ये यस, ये रहे मार्क्स इन, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लर किया है क्योंकि इन वीडियो में मैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मेरे मार्क्स पता लग पाएंगे जो ये वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बीच में बता सकता हूँ अपने मार्क्स कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यार एक चीज़ गांड बांध के ये सुन लो कि ये आपके बेनिफिट के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको इससे एनालिसिस आप कर पाओ, आप समझ पाओ कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं आगे, एंड कैसे कैसे मेरी क्या गलतियां थी, मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है, वो सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो यार एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला ना, आई थिंक सो कि इस बारी भी जैसे लास्ट टाइम भी पैटर्न हम देखते ही आ रहे हैं, पिछले सालों में भी आपको कुछ रीडिंग टाइम मिलता है, राइट? सो मैंने उस रीडिंग टाइम में क्या किया था, मैंने फटाफट से ना सर्कल कर दिए थे वो सारे क्वेश्चंस जिसके अंदर और लिखा हुआ था। आपको बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर चॉइस दी हुई थी, और करके चॉइस नहीं आती, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सर्कल कर दिया था। एंड उसी टाइम फिर मैंने थोड़ा टाइम लगाया था ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पार्ट मुझे करना चाहिए, क्योंकि आई नो फिर बाद में टाइम वेस्टेज बहुत होता है। तो बेटर है रीडिंग टाइम में ही ये डिसाइड कर लेने का कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है उन और चॉइसेस वाले क्वेश्चंस में। ओके। एंड सेकेंड टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज कि मैंने उस सेक्शन से हमेशा शुरू किया है जिसकी वेटेज ज्यादा थी। दैट इज आपके पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स है ना आपके सेक्शन ई सेक्शन डी। सो आई वुड प्रेफर ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप पिछले सेक्शन से शुरू करें, क्योंकि यार आप सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हो, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, एकदम मोस्ट एनर्जी के साथ आप देने जा रहे हो। सो बेटर है आप पिछले सेक्शन से शुरू करो, ताकि मैक्सिमम मार्क्स तो आप ले पाओ। कोई बात नहीं, लास्ट के 1-2 मार्क्स ही छूटेंगे ना, इट्स फाइन। अगर छूट भी जाते हैं तो वैसे तो नहीं छूटेंगे, आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। अगर छूट भी गए तो कोई बात नहीं, सेक्शन ए वाले छूटेंगे, दैट इज ओनली 1 मार्कर्स। कम से कम हमारे हाथ में ये 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स तो आ जाएंगे। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दीज टू ट्रिक्स और यू कैन से टिप्स यू शुड कीप इन माइंड। तो चलिए, यहाँ पे यार 2 मार्कर्स का ऐसे गलती से आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ इसको। एक क्वेश्चन आया था, लिस्ट द कंक्लूजन्स दैट। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, मेरे टाइम पे वेटेज अलग थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट थे, लेकिन सिलेबस वही था जो आपका है, एंड क्वेश्चंस भी उसी प्रकार से पूछे गए थे जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, लिस्ट द कंक्लूजन्स यू विल ड्रॉ व्हाइल स्टडीइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड: odor, solubility in water, effect on litmus paper and reaction with sodium hydrogen carbonate। तो पहला तो odor था यार। तो देखिए ये रही मेरी हैंडराइटिंग। पहले तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मेरी हैंडराइटिंग आपको कैसी लगी। एंड दिस इज द हैंडराइटिंग दैट आई हैव रिटन वेरी फास्ट एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर हाफ एन आवर बिफोर। नॉट हाफ एन आवर बिफोर, बट आई गेस आई रिमेंबर 15-20 मिनट्स पहले आई फिनिश्ड माई पेपर। तो ये दिस इज द तेज हैंडराइटिंग दैट आई रोट। तो बताना कैसी लगी। तो यार पहले पार्ट का देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, ए बी सी डी पार्ट्स क्लियरली मेंशन किए हैं। हर एक पार्ट हाफ मार्क था, तो एग्जामिनर ने भी हाफ हाफ मार्क मुझे सब में दिए है। आप देख सकते हो, एथेनोइक एसिड हैज अ पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल, एथेनोइक एसिड इज soluble in water in all proportions, it turns blue litmus paper red, indicating that it is acidic in nature, and when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate it produces water, sodium acetate, that is CH3CONA। साथ साथ मैंने केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया था, along with liberation of carbon dioxide gas, that is CO2। तो समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 5 मार्कर्स पे। जैसे कि मैंने कहा था, मुश्किल क्वेश्चंस पहले। तो
क्वेश्चन में हमें इसमें चॉइसेस थी यार, तो दो क्वेश्चंस थे। पहला था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, एंड बी पार्ट था व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ आर दे डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। और में मेरे पास था यहाँ पे व्हाट आर एसटीडीज, लिस्ट टू वायरल एंड टू बैक्टीरियल एसटीडीज, एंड व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखो व्हाई आई चोज टू आंसर दिस पार्ट। सबसे पहली बात तो यार, जब मैंने ये पढ़ा ना लिस्ट टू वायरल एंड टू बैक्टीरियल एसटीडीज, तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मुझे कहीं ना कहीं याद तो था कि ये होंगे, बट कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आ जाता ना कि यार टेक्निकल है थोड़ा, कहीं गलत ना हो जाए। तो पहला रीजन तो ये था मेरा इसको खत्म करने का, और दूसरा था 3 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो मुझे था कि मैंने कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ी है, आई नो द पॉइंट्स, लेकिन कई बार होता है ना कि मैं खुद से फ्रेम करके पॉइंटर्स में लिखूं, टीचर को वो पॉइंट सही लगे ना लगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सब्जेक्टिव मुझे लगा, सब्जेक्टिव नेचर का लगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया ये करना। इसलिए आई डिसाइडेड आई गो विद दिस। तो देखो पहले मैंने कैसे आंसर किया। ए पार्ट मैंने लिखा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज विच मे बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट। तो ये मेरा 1 मार्क हो गया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन का। और फिर उसने कहा था लिस्ट इट्स 2 टाइप्स, तो मैंने क्लियरली यहां मेंशन किया है 2 टाइप्स आर, जो जो पूछा है वैसा वैसा आपको आंसर करना है, आंसर एज आस्क्ड। तो पहला हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो 1+1 टीचर ने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। एंड दूसरा उसने पूछा है बी पार्ट में, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने यहाँ सर्कल मारा था बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने सोचा था लास्ट में व्हेन आई विल रिवाइज आई विल गो थ्रू दिस वंस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि हाउ शुड आई राइट, बट देखिए बिल्कुल मैंने सही लिखा। 1+1 आई गॉट 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस। In unicellular organisms, simple modes of reproduction are involved, such as binary fission, budding, etc. This is because their entire body is made up of one cell which is in contact to the environment, and they don't have specialized cells to perform specialized function. तो मैंने एक तरह से सिंपलर स्ट्रक्चर होता है इनका, इस पे फोकस करके आंसर लिखा। एंड बी पार्ट में, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर इन्वॉल्व, सच एज स्पोर फॉर्मेशन, vegetative propagation, sexual reproduction, etc. This is because these organisms have specialized reproductive cells or organs, and their different parts work as an interconnected unit. They cannot be thought of as simply mass of cells. तो आई गेस मैंने प्रॉपरली हर एक पॉइंट मेंशन किया है, दैट्स व्हाई आई गॉट फुल 2 मार्क्स इन दिस। तो यहाँ पे मुझे फुल 5 on 5 मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 20th क्वेश्चन पे हम आ जा रहे हैं। ए पार्ट में वो कह रहा था, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। अब ध्यान से देखो, आपको नेम भी लिखना था और आपको स्टेट भी करना था। तो नेम मैंने लिखा, नेम ऑफ रूल इट इज इक्वल टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका 1 मार्क। फिर स्टेटमेंट अलग से मैंने मेंशन किया बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, स्टेट भी करो। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस rule, if we stretch the thumb, forefinger and central finger of our left hand in mutually perpendicular direction such that the forefinger points in the direction of magnetic field and the central finger points in the direction of electric current flowing through the conductor, then the thumb gives us the direction of force experienced by the conductor. Properly mention किया। देखो एक एक वर्ड वो टिक कर रहे हैं, एक एक वर्ड वो पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो, और पूरे 2 मार्क्स की डेफिनेशन का उसने मुझे दिया है, ठीक है। एंड साथ में उसने यहाँ पे हमें दिया ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ध्यान से देखो मैंने इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से ड्रॉ की, एकदम क्लियरली विद हेल्प ऑफ स्केल एंड ऑल। ज़रूरी नहीं है स्केल से आप ड्रॉ करो, आप फ्री हैंड भी कर सकते हो, बट ये मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट करना कि यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर लेबलिंग, द एरोज, द पॉजिटिव नेगेटिव्स ऑफ द बैटरी, प्रॉपर सिंबल्स एंड नॉर्थ साउथ पोल, एंड इस तरीके से पूरा आपको मेंशन करना है इलेक्ट्रिक करंट कैसे, ये जो आई है व्हाट आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो 2 मार्क्स मुझे प्रॉपर मिले हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब इसमें भी और था, तो अब ध्यान से समझो मैंने ये और नीचे वाला क्यों सिलेक्ट किया यार। पहली बात तो यहां पे ध्यान से देखो, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3। उसने कहा था यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता था, मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डायग्राम बना के करना पड़ता, तो आई थॉट कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, टाइम भी यू हैव टू
कीप इन माइंड। एंड साथ में यहाँ पे हमारे पास काफ़ी एक थोड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल था, सो आई जनरली अवॉइडेड न्यूमेरिकल्स, सो आई थॉट लेट अस गो विद ए एंड बी पार्ट, राइट। तो ए पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हो, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ a cylinder having length L, area of cross section A, hence derive the SI unit of electrical resistivity। तो ये भी बहुत आसान लगा मुझे ए पार्ट। एंड बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल था जिसमें डायरेक्टली वैल्यूज डालनी थी, तो वो भी मुझे बहुत आसान लगा। तो देखो मैंने कैसे किया, लेट द रेजिस्टेंस बी आर एंड द रेजिस्टिविटी बी रो। अब देखो इन डेरिवेशंस डोंट फॉरगेट टू डिफाइन द सिंबल्स दैट यू आर यूजिंग, तो इसलिए मैंने पहले डिफाइन कर दिए जो जो सिंबल्स मैं यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने रिलेशन लिखा, कैपिटल आर इक्वल टू रो एल बाय ए, इसका हाफ मार्क, तो हाफ मार्क मुझे मिला रीअरेंज का, हाफ मार्क मुझे लगा सब्सटीट्यूशन का। एंड फाइनली जब मैंने ये SI यूनिट्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो मुझे हाफ मार्क उसका मिला, फाइनली कैंसलेशन का, एंड फाइनली मिलने का एंड यहाँ पे लिखने का SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, इसका मुझे हाफ मार्क मिला। तो देख लो स्टेप मार्किंग किस हिसाब से एग्जामिनर कर रहा है मेरे आंसर की, तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। एंड बी पार्ट था आपका न्यूमेरिकल, पहले जो जो मुझे डेटा गिवन था मैंने वो लिख दिया, ठीक है। एल इज दिस, आर इज दिस, ए इज दिस, रो हमें निकालना है। फिर हमने फॉर्मूला लिखा जो हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन का, एंड फाइनल आंसर का 1 मार्क, एंड कैलकुलेशन और फॉर्मूला का 1 मार्क मुझे दिया गया यहाँ पे एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। सो पहले मैंने गिवन थिंग्स मेंशन किया, देन फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड फाइनली प्रॉपर एसआई यूनिट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि एसआई यूनिट्स गलत हो जाएगा हाफ मार्क वहीं पे चला जाएगा। आपका समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें हमें कहा था ए पार्ट में इसमें कोई चॉइस नहीं थी पहली बात तो, और हमें सेकंड में कहा था कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हमें बताई गई है एंड हमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। ओके तो सबसे पहले तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे यार। आई यूज टू हैव अ हैबिट कि जनरली मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखता ही लिखता था, अगर 4 बोले होते थे तो 5 लिखता था, 3 बोले होते थे तो 4 लिखता ही लिखता था, टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन ये आई शुड रिकमेंड यू ओनली दिस, मतलब आप तभी करना ये जब आपकी स्पीड राइटिंग की तेज है। बात समझ में आई। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यही लिखे, द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, इट इज वर्चुअल, दैट इज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट विल बी फॉर्म्ड एज इरेक्ट, and it is formed between the optical center and the focus of the concave lens, that is f1, and the image formed will be on the same side of the lens। तो ऐसे आप कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते थे, हाफ 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 मार्क करके मुझे फुल 2 मार्क्स इसके अंदर मिल गए ए पार्ट में। एंड बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल था, द साइज of image of an object by a convex lens of focal length 20 centimeters is observed to be reduced by नहीं है, reduced to है, मतलब final given है ये, 1/3 of its size। Find the distance of the object from the optical center of the lens। यार ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था सॉल्व करने में, ठीक है। I would want all of you all to please solve this। मैं चाहता हूँ आप सब भी सॉल्व करें, ठीक है, पॉज करें, सॉल्व करें, एंड यू नो आई गॉट फुल मार्क्स इन दिस, मेरा बिल्कुल सही ये आया। और फिर अब देखना मैंने कैसे सॉल्व किया एंड आप मैच करना कि क्या आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब देखो एच डैश हाइट ऑफ इमेज इज फाइनली 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, यानी एच डैश इक्वल टू 1/3 ऑफ एच, यानी इससे हमें एक रिलेशन मिला, हमें यू निकालना है। अब मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब लगा लूंगा माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू, तो हम यहाँ पे वैल्यूज फटाफट से डाल देंगे। मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन आ गया -3v इक्वल्स टू यू, एंड लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसका 1 मार्क मुझे यहाँ पे मिला है, 1 मार्क मुझे ये रिलेशन का निकालने का मिला है। एंड फाइनली व्हेन आई विल सॉल्व दिस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कम्स आउट टू बी 80 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब इसका 1 मार्क है यहाँ पे, क्या बात समझ में आ रही है? From the optical center actually u is -80 centimeters, minus indicates that the object is placed towards the left of the lens। तो देखो आपका क्या आंसर सेम आया, अगर आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि यस आपका सेम आया, नहीं आया तो भी बताना क्या डाउट थे। एंड आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती हुई होगी आपकी, मैंने अपना आंसर आपको दिखाई दिया, इट्स परफेक्टली फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें चॉइस हमें दी हुई थी यार, अब मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों नहीं चूज किया। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक्टिविटी मुझे बोल दिया कि एक्टिविटी लिखो। यार एक्टिविटी में पता नहीं वो क्या क्या मतलब एग्जामिनर चाह रहा है आपसे लिखने के लिए। क्या वो चाह रहा है डायग्राम भी बनाओ, क्या वो चाह रहा है पूरे पूरे स्टेप्स बताओ, फिर कंक्लूजन बताओ, ऑब्जर्वेशंस बताओ, तो इतना कुछ है लिखने को एक एक्टिविटी के अंदर। सो आई जनरली डू नॉट प्रेफर कि जब मुझे एक्टिविटी बोली जाती है मैं वो लिखूं। सेकेंडली एक लेबल डायग्राम भी बताना था, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आई थॉट लेट्स जस्ट नॉट डू दिस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो पहला तो बहुत इजी था, व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये मैंने बहुत अच्छे से किया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। इसका पूरा मुझे 1 मार्क मिला है इस डेफिनेशन का। और साथ ही मुझे ये भी था कि एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो, तो मैंने सोडियम सल्फेट ऑफ बेरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन दिया, जिसके अंदर एक प्रेसिपिटेट बना था वाइट कलर का, बेरियम सल्फेट एंड NaCl. In this, there is a corresponding exchange of ions between Na2SO4 and BaCl2, which leads to the formation of BaSO4 and NaCl. क्या बात समझ में आई? तो ऐसे करके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इसको। साथ में बी पार्ट में वो कह रहा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर देखो एग्जामिनर ने क्या किया मेरे साथ। ये देखिए यार, जब तुम ये रिएक्शन करो, हम सब ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, एंड मैं बता देता हूँ देखो ध्यान से। इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑब्वियसली। लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विगरसली रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो, राइट। देखो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है, एग्जामिनर ने क्रॉस मारा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने साथ में कॉम्बिनेशन भी लिख दिया था। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक्सोथर्मिक लिख के उसको डिफाइन किया था, उसको तो 0 नंबर मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब तो यही है, एग्जामिनर वही है, एग्जामिनर को क्या सही लग जाए क्या नहीं। एक्चुअली द आंसर जो वो चाह रहे हैं, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी मैंने डिफाइन किया होता है, इसलिए जितने भी रिएक्शंस आपको लग रहे हैं ना, आप सारे लिखाओ, आपको पता नहीं कि किसका आपको नंबर मिल जाए। इसका मेरा नंबर नहीं कटा था बिकॉज मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल सही लिखा था। अगर मैं कॉम्बिनेशन नहीं लिखता तो हो सकता है मेरा नंबर कट जाते हैं ना। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैंने बिल्कुल सही डिफाइन किया। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। अब यार मुझे वो सारे बच्चे बताओ कि क्या ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए या नहीं। According to me, it should be because a large amount of heat is being released. आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे आपकी राय जाननी है, ठीक है, कि एग्जामिनर ने क्यों यहाँ पे क्रॉस मारा। ओके, राइट। एंड सेकेंड पार्ट में उसने मुझसे पूछा था, write balanced chemical equation for the above reaction and the chemical name of the product formed and also list 2 main observations for this reaction। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था, मैंने लिखा है प्रॉपरली। केमिकल नेम प्रोडक्ट का जो बना है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लिखना था। इसका हाफ मार्क था। आप देख रहे हो एक एक चीज़ का जो जो पूछा है, इट्स हाफ मार्क। एंड फाइनली इसके अंदर भी आ जाओ, थर्ड पार्ट में फर्स्ट पार्ट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो इसका हाफ मार्क था, indicating it is an exothermic reaction. Second was when excess amount of water is added, we get lime water, and when carbon dioxide is passed through the same, it turns milky. इसका हाफ मार्क मुझे दिया, एंड इसमें इन्होंने क्रॉस मार दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्ड is transparent solution and a hissing sound is also produced। मुझे बताइए इस पे क्रॉस क्यों मारे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई वांट टू नो योर, क्या ये सही है? यस इट्स करेक्ट ओनली, बट व्हाई हैव दे क्रॉस्ड इट, राइट। यार मे भी हो सकता है इन्होंने क्रॉस इसलिए भी मारा हो कि इट वॉजेंट नीडेड इसलिए, बट आई गेस उन्हें लग रहा है ये गलत है, दैट्स वाई दे क्रॉस्ड इट। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए अब इस पे आ जाइए। 16th कह रहे हैं, व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन, गिव इट्स वन एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे देखिए कैसे लिखा, कंपाउंड्स विच आर एसेंशियली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसका हाफ मार्क मुझे इन्होंने दिया है। और एग्जाम्पल देना था मुझे, तो मैंने मिथेन का दिया, इन विच इट इज़ मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। टेक्निकली मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड, बट ठीक है, इट्स ओके। मेनली तो मुझे यही बताना था कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मुझे एक नेम बताना था, दैट इज़ मिथेन, और उसका मुझे उसने हाफ मार्क दे दिया। इसमें मेरे नंबर कटे, मैं बताता हूँ क्यों। बी पार्ट में, गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या था?
they saturated hydrocarbons have a single bond, ठीक है, and they are fairly unreactive and they undergo substitution reaction. दो examples मुझे देने थे, तो मैंने एक मीथेन दिया, एक इथेन दिया, और उनके स्ट्रक्चर्स भी बना दिए थे. अनसैचुरेटेड में मैंने लिखा कि दे हैव अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर पे आपको बताना था. दे आर मोर, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया बिकॉज दिस कम्स अंडर केमिकल रिएक्टिविटी, कि भी अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको कॉमनली एल्कीन्स एल्काइंस कहा जाता है, एंड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन. ये तो मैंने मतलब केमिकल वे में बता दिया. बट उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा था, तो वो मैंने आपको बता दिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, दो एग्जाम्पल्स देने थे, वो भी मैंने दे दिए. इथीन एंड इथाइन, दोनों के फॉर्मूलाज लिखे मैंने, दोनों के स्ट्रक्चर्स भी लिखे. ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस था, तो आई थॉट कि वी शुड ऑल्सो राइट द स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दे गेव मी मार्क्स फॉर दिस. अब मेरे नंबर कटे कहाँ यार, आयुपेक नॉमेनक्लेचर में आए, लॉस्ट मार्क्स. एंड ये भी मेरी गलती नहीं थी. आई शुड टेल यू दैट वन ऑफ माई टीचर्स टॉट मी इनकरेक्टली. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स था क्वेश्चन का नाम. अब ये तो क्लियरली यार दिख रहा है मुझे, मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये है इथेनोइक एसिड. इसमें जो दिक्कत हुई है, मतलब इट वाज सो, मतलब स्टिल आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन. इट इज प्रोपेनॉन. आई डोंट नो व्हाई आई रोट प्रोपेन टू ऑन, बिकॉज माई टीचर टोल्ड. देखो ये वाला मेथड भी एक्सेप्टेड है, जो लेटेस्ट आयुपेक आप देखोगे ना, प्रोपेन टू ओन इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन वही बात आ जाती है, जो आंसर कीज बनती है वो एनसीईआरटी से बनती है. सो इससे लर्निंग हमें क्या मिली, ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी. दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव गॉट, ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी. क्या बात समझ में आ रही है? आई लॉस्ट हाफ मार्क बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितना कितना गलत सही हुआ मेरा. Next, list in tabular form three distinguishing features between cerebrum and cerebellum. तो ये भी बहुत इजी था यार, एक टेबल फॉर्म में बताना था. मैंने टेबल ड्रॉ किया, दोनों के बीच में एक लाइन खींची, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे. ठीक है, आई नो 3 मार्क का क्वेश्चन था, आपको पता ही है मेरी आदत का, आई जनरली यूज टू राइट मोर पॉइंट्स. तो पहला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट इज़ फोर ब्रेन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. It is thinking part of the brain and cerebellum is not the thinking part. Cerebrum does not help to maintain the balance and posture of the body. Cerebellum helps to maintain the balance and posture of the body. Cerebrum controls the voluntary actions of the body. Cerebellum is responsible for the precision of the voluntary actions of the body. तो आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कैसे कैसे मैंने पॉइंट्स लिखे. तो 2+1 उसने मुझे मार्क्स दिए. ठीक है, चलिए 14th कह रहा है वो, एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. इतनी बारी मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेसेस का ये वाला फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने पैराज में नहीं लिखा, मैंने भी एरोज का इस्तेमाल किया था. उन्होंने सिर्फ 2 सिचुएशंस हमसे पूछी है, इन द एब्सेंस एंड इन द शॉर्टेज, तो वही मैंने लिखा है. सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन अंडरगो करता है, जो कि यीस्ट में होता है. प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनते हैं, इथेनॉल, carbon dioxide and energy. Ethanol C2H5OH, CO2 and energy. Ethanol is a 2 carbon molecule. मैंने सब कुछ प्रॉपरली देखो मेंशन कैसे किया है. साथ ही पायरुवेट अगर ये वाला पाथवे लेगा जिसमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, यानी पार्शियल एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये मसल सेल्स में टेक्स प्लेस करता है. एंड लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है. लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बहुत कुछ लिखा है. इट्स एक्यूमुलेशन कॉजेज क्रैम्प्स ड्यू आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. तो ये मेरा प्रॉपर आंसर 3 मार्क्स. मतलब इतना कुछ लिख दिया कि टीचर काट ही ना सके नंबर. ठीक है, समझ रहे हो आप. अब 13th क्वेश्चन पे आ जाइए. यहाँ पे यार मैंने ये वाला डेफिनेटली नहीं चूज़ किया लिखने के लिए, स्पीसिएशन नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें क्या क्या आप एक्सप्लेन करके, जनरली यू शुड अवॉइड थ्योरी, क्योंकि बी पार्ट it used to be my favorite, drawing the crosses using the checkerboard method. तो crosses जहाँ पे भी होता था, I used to love it. Mendel in one of its experiment with pea plants crossed a variety of pea plant having round seeds with one wrinkled seeds. State Mendel's observations giving reasons of F1 F2 progeny in this cross. Also list any 2 contrasting characters other than round seeds of pea plants and that Mendel used in his experiment. ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए वेरी इजीली. अब देखो एक और चीज़ और लिखा है मैंने, अगर मैं और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ
और के बाद वाला अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई एम अटेम्प्टिंग और वाला। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। पेरेंट्स क्या है हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गेमीट्स ये हो जाएंगे। F1 जनरेशन मैंने देखो कितना नीटली यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऑल हैव राउंड सीड्स बिकॉज कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड, इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। कैपिटल आर स्मॉल आर इज हाई हेट्रोजाइगस, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। फिर मैंने वापस से अब पेरेंट्स ये वाले बच्चे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गेमीट्स यहाँ लिखे। फिर F2 जनरेशन, ऑब्वियसली F1 के बाद F2 जनरेशन आएगी, और यहाँ पे मैंने सारे बच्चे भी इनके लिख दिए इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल चेकर बॉक्स मेथड। एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया फिनोटाइप 3:1, राउंड इज टू रिंकल्ड, एंड जीनोटाइप इज 1:2:1। व्हाट इज दैट? 1 stands for capital R, this one. 2 stands for these two, capital R, small r, and again 1 stands for this one, small r. बात समझ में आई? तो इससे आप मेंशन कर सकते हो। साथ में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, इन F1 progeny all plants have round seeds. This is because round seeds is a dominant trait which affects the phenotype of organism in homozygous as well as heterozygous कंडीशन। इसका मुझे 1 मार्क मिला। एंड साथ ही मैंने यहाँ पे ये भी लिखा, इन F2 progeny 3 plants have round seeds whereas there is 1 plant which has wrinkled seeds. This is because wrinkled seeds is a recessive trait which is expressed only in homozygous condition, hence they are suppressed in F1 progeny but they are seen in F2 progeny। तो इसका भी मुझे नंबर मिला। सो वही है यार, सिर्फ तुम क्रॉस बना के नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि तुमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको प्रॉपरली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड साथ ही उसने मुझसे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी मांगे थे अदर देन द सीड शेप। तो मैंने लिखा हाइट, उसमें मैंने डोमिनेंट लिखा टॉलनेस, रिसेसिव लिखा ड्वार्फनेस। साथ ही मैंने पॉड शेप लिखा डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, रिसेसिव इज कंस्ट्रक्टेड, एंड सीड कलर भी मैंने एक एक्स्ट्रा और मेंशन कर दिया, डोमिनेंट इज येलो एंड रिसेसिव इज ग्रीन। ठीक है, तो इसका भी मुझे मार्क्स मिला। नेक्स्ट, What is hemoglobin? State the consequences of deficiency. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पहले मैंने लिखा is a red colored pigment which is found in red blood cells। ठीक है, साथ ही मैंने एक और पॉइंट ये भी लिखा बिकॉज आई न्यू कि यार किसी के भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो व्हाट इज हीमोग्लोबिन में थोड़ा एक्सप्लेन और कर देते हैं। इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड दस हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो 2+1 उसने दिया, यानी 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस। State the consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies. So deficiency obviously यार क्या cause करते हैं? Anemia. It further leads to tiredness, pale color of the skin, body becomes lethargic. तो ये सब आपको मेंशन करना था। तो ये तो यार डायरेक्टली हमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से ही पूछ लिया था। चलिए 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज पॉसिबल वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम? बात समझ में आ रही है? तो यार इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैड टू राइट अ बिग पैराग्राफ बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर राइटिंग प्रॉपरली आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। सो सुनो ध्यान से मैंने क्या लिखा। व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वी गेट टू नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost shell, obviously yes. Moreover, it is the number of valence electrons from which valency can be determined. If an element has 1, 2 or 3 valence electrons, then it will lose electrons and the valency is 1, 2 and 3 respectively. If an element has 4 electrons, then it can neither lose nor gain electrons, and the element having 5, 6 or 7 valence electrons, it will gain electrons so as to achieve noble gas configuration, and the valencies will be 3, 2, 1 respectively. तो आपको समझ में है वैलेंसीज कैलकुलेट कैसे होती हैं? प्रॉपरली मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया है, इसका मुझे 1 मार्क मिला है। एंड बी पार्ट में उसने कहा था डिटर्मिन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज 15। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? X has atomic number 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 5. Since it has 5 electrons in the outermost shell, it can gain 3 more electrons to achieve noble gas configuration, thereby completing its octet. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सो इस तरीके से मुझे इसमें मार्क्स मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब ध्यान से समझो मैंने इसमें और क्यों चूज़ किया। पहला पार्ट अगर आप देखोगे ना, अगेन एक्टिविटी बेस्ड है। आई थॉट एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मोर ओवर यू डोंट नो कि आप कोई पॉइंट मिस कर सकते हो जो कि एग्जामिनर को अच्छा ना लगे, वो आपके मार्क्स कट कर दे। दैट्स वाई आई चोज टू गो विद द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ टिप कि जिस भी क्वेश्चन में
सब पार्ट्स ज्यादा पूछे होते हैं ना, ये भी बताओ, नेम दिस, एक्सप्लेन दिस, डिफाइन दिस, गिव टू एग्जाम्पल्स, वो ज्यादा किया करो। बिकॉज यार उसमें ना नंबर लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपको पता है ना, दो एग्जाम्पल्स लिखे बच्चे ने, चलो इसका 1 मार्क। थ्योरेटिकल यानी पैराग्राफ्स में क्या हो जाता है, टीचर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव नेचर ज़्यादा आ जाती है कि अरे बच्चे ने ये तो नहीं लिखा पॉइंट, मैं इसका नंबर हाफ मार्क काटूंगा। लेकिन जिसमें ये होता है ना, गिव टू एग्जाम्पल्स, नेम द रिएक्शन, उसमें तो हमें पता ही है यार फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इस ओर का नाम सिनेबार है तो सिनेबार है, तो दुनिया में कोई भी उसको नहीं चेंज कर सकता। तो सिनेबार मैंने लिखा, मुझे यहाँ पे 1 मार्क मिला। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मैंने प्रॉपर लिखा, पहला स्टेप है रोस्टिंग, तो मैंने रोस्टिंग की इक्वेशन दी। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, मैंने रिडक्शन की यहाँ पे इक्वेशन दे दी है, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया है, फर्स्ट द सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी इज हीटेड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। देन वी गेट द मर्क्यूरिक ऑक्साइड विच इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन टू गेट मर्क्यूरी। आप समझ रहे हो प्रॉपर 3 नंबर मेरे को कैसे मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ कैन इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, लिस्ट 2 इंडस्ट्रीज इन विच वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेज देन वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये भी देखो, मुझे भी इसमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो पहले केमिकल फॉर्मूला मुझसे पूछा था, मैंने लिखा Na2CO3 डॉट 10H2O, प्रॉपरली लिखोगे। और फिर मुझसे पूछा था कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो व्हेन बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 इज हीटेड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देन रिक्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 की विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स से मिल जाता है हमें Na2CO3 डॉट 10H2O। एंड 2 इंडस्ट्रीज मुझसे पूछा था, तो मैंने लिख दिया कि पेपर इंडस्ट्री है 1, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग बोरैक्स, डिटर्जेंट इंडस्ट्री मैंने लिख दिया, आई डोंट नो व्हाई दे क्रॉस्ड इट, मे बी बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक रिलेटेड टू सोप एंड डिटर्जेंट। सोप इंडस्ट्री लिखता, सो इट वॉज करेक्ट डिटर्जेंट का, बट ठीक है, मुझसे 2 इंडस्ट्रीज पूछी थी, मैंने ज़्यादा इसलिए लिख दिया था कि बाई चांस कुछ एक गलत भी हो तो बाकी सही हो, ठीक है। एंड ग्लास इंडस्ट्री एक होगी जो यहाँ पे लिखा था मेरे पास, मेरे को याद था ये एनसीईआरटी का पॉइंट, ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने यार ऑब्वियसली इसको नहीं किया कि लेबल डायग्राम बताओ स्टार का, ये सब कुछ भी यार, यू नो यू कैन ऑलवेज गो रॉन्ग विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने ये वाला चूज़ किया, ठीक है। When do we consider a student sitting in the class to be myopic? List 2 causes of this defect and explain using a ray diagram how this defect of eye can be corrected. तो ध्यान से देखो, पहले तो मैंने ये लिखा, वी कंसिडर अ स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास टू बी मायोपिक इफ ही और शी इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट अनएबल टू सी द फार ऑफ और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है जी, without strain. In this, the image of an object is formed in front of the retina and far point gets nearer than infinity. ठीक है जी। फिर 2 causes मुझसे पूछे थे, मैंने वो लिख दिए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, हाफ मार्क इसका था। एंड फाइनली मुझसे पूछा गया था, दिस डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर एंड रे डायग्राम पूछा था। तो मैंने प्रॉपरली कनकेव लेंस के साथ इसका रे डायग्राम बनाया कि कैसे फार पॉइंट विच गेट्स नियरर देन इन्फिनिटी, कनकेव लेंस को लेबल किया, आई लेंस को हमारे लेबल किया, दैट इज द कन्वेक्स लेंस मैंने प्रॉपर मेंशन किया, एंड इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना, ये भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। तो आप देख रहे हो लेबलिंग मैंने कैसे किया, इसी अकॉर्डिंग आपको भी करनी है, ओके। चलिए अब फटाफट से ख़त्म करने वाले हैं हम, इस पे आ जाइए 5th वाले पे, ठीक है जी। यस, लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। साथ ही मुझे पेप्सिन ट्रिप्सिन, मैंने उस टाइम ये नहीं किया, वो होता है ना थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार थोड़ा टेक्निकल है, आई माइट फॉरगेट, आई माइट राइट रॉन्ग, तो जिसका तो मुझे प्रॉपरली आता है आई शुड राइट दैट, तो वही था। 3 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंसेस थे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ अ सडन इमीडिएट इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज हीट, और उधर मैंने लिखा इट इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्स टू आवर ओन रिक्वायरमेंट विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय आवर ओन विल, हमारी इच्छा से, है ना, वॉकिंग। फिर मैंने लिखा रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन, वॉकिंग इज अ वॉलेंटरी एक्शन। फिर मैंने लिखा इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय आवर थिंकिंग वेयर एज वॉकिंग इज अफेक्टेड बाय आवर थिंकिंग। तो ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, मैंने इतने ज़्यादा पॉइंट लिख दिए कि टीचर ही कंफ्यूज हो गया, देखो उसने पहले मुझे 3 नंबर दे दिए, फिर काट के उसने मुझे 2 मार्क्स दिए, तो ठीक है।
चलिए अब इस पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। उसने मुझसे पूछा शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए पहले मैंने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी प्रॉपरली, फिर मैंने ट्रांसफर एरोस के साथ दिखाया एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बना मैंने वो दिखाया। मैंने लिखा Na+ इज द कैटायन, O2- इज द अनायन। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शो करना पड़ेगा। फाइनली थर्ड क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ प्रेसबायोपिया, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। अब ध्यान से देखो, डायग्राम बनाना है उस लेंस का दैट इज यूज्ड फॉर करेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 कॉजेज मैंने लिख दिए, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो हाफ मार्क मुझे इसका फुल 1 मार्क मिल गया। फिर रे डायग्राम मैंने करेक्शन के लिए बनाया सबसे पहले तो, ठीक है जी, जिसमें नियर पॉइंट विच रिसीड्स अवे एंड यहाँ पे प्रॉपरली इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैंने शो किया है कन्वेक्स लेंस। तो ये डायग्राम बिकॉज आई डिड नॉट नो यार। अब देखो आप खुद मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ये लाइन पढ़ो, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन फॉर दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। अब क्या लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का लेबल डायग्राम बनाना है या करेक्शन का लेबल डायग्राम बनाना है? तो मैंने दोनों का बना दिया, आप समझ रहे हो। मैंने करेक्शन का भी बना दिया एंड फाइनली मैंने यहाँ पे लेबल डायग्राम ऑफ लेंस भी बना दिया, आप समझ रहे हो। बट आई थिंक मार्क्स इसी का था, लेबल्ड डायग्राम का। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे नंबर मिल गया हमें। चलिए अब 2 क्वेश्चंस और रहते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी रिवील माय मार्क्स दैट हाउ मच आई गॉट इन दिस माय एग्जाम। जब मैंने दिया था तो बच्चों 80 में से आई गॉट 80। यस यू हर्ड इट करेक्ट, आई गॉट 80 ऑन 80। अब आप पूछोगे सर आपके तो नंबर कटे थे। जी हाँ, हाफ मार्क कटा था, बट 79.5 मार्क्स गॉट एस्टिमेटेड टू 80 only. So I got 80 on 80 in my science board exam. I was really happy when I got it. And yes, आप सब भी ला सकते हो। I have full confidence in all of you all that you can also get full 80 on 80 marks. So study hard and give it your best shot. चलिए जो 2 बचे क्वेश्चन है वो भी मैं फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, जनरली वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी cleaned periodically. Why? तो मैंने प्रॉपर इसमें रीजंस दिए थे। दिस इज बिकॉज नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरफेरेंस, राइट, वेयर एज एन एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जब एक फिश डेफिकेट करती है तो वेस्ट मटेरियल्स हैव टू बी रिमूव्ड, राइट। तो अगर एरेटर्स आप लगा दोगे दैट आर यूज्ड टू सप्लाई ऑक्सीजन, दे गेट डैमेज, दे नीड टू बी रिपेयर्ड, राइट। वेयर एज इन लेक्स और पॉन्ड्स इट इज टेकिंग प्लेस बाय नेचुरल प्रोसेसेस। तो इसीलिए क्लीन करना हमें एक्वेरियम को ज़रूरी हो जाता है। जैसे एरेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, तो ये सब वेस्ट मटेरियल्स ये सबको क्लीन तो करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसेस से हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फाइनली जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था 1 मार्क का, दैट वाज डिफाइंड 1 किलोवाट आवर, वेरी इजी इट वाज। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर व्हेन 1000 joules of energy, or you can say 1 kilojoule of energy is consumed or dissipated by the resistor in 3600 seconds, or you can say 1 hour. Mathematically 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 की पावर 6 joules। तो मैंने मैथमेटिकली भी फॉर्मूला भी लिख दिया था कि टीचर को हर एक चीज पता हो। सो दैट वाज द पेपर दैट डिजर्व्ड 80 ऑन 80 मार्क्स। आई होप सो आपको समझ में होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए बिकॉज हमारे टाइम पे थोड़ा सा अलग होता था, उसमें जो आपके सिलेबस में नहीं थे। जैसे कि हमें फॉरेस्ट वाला जो आपका चैप्टर है जो इस बारी हटा दिए एनसीईआरटी से, उससे भी क्वेश्चन पूछा था। हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यू नो वो चैप्टर्स भी थे, तो मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों इंक्लूड करूँ, राइट। तो वो उसमें भी आई गॉट फुल मार्क्स। तो ऐसे प्रॉपरली आई गॉट 80 ऑन 80। एंड हमारे पास कुछ हमारे टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे, तो एक्सपेरिमेंट्स के अलग सेक्शन होता था, उसमें भी आई गॉट फुल मार्क्स। तो वो 2 मार्क्स के थे, ठीक है। तो वो सब भी आई डिडंट इंक्लूड, आई इंक्लूडेड ओनली दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, योर टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो सके, आपका बेनिफिट हो सके। तो कैसी लगी ये वीडियो बच्चों? अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया मैंने इसके अंदर, एक एक स्क्रीनशॉट डालने में, एक एक क्वेश्चन डालने में,
ठीक है, एंड एक्सप्लेन करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, एंड इससे आपको क्या हेल्प हुई या नहीं, एंड जो मैंने आपसे बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता लगे कि यस आपको समझ में आया है एंड आपने पूरी वीडियो एंड तक देखा है। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई नो आप सभी को मेरी तरह 80 ऑन 80 आएंगे। हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पे आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे मैं प्रिडिक्टेड क्वेश्चन पेपर्स भी डालूंगा इस चैनल पे, जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आपके एक्चुअल एग्जाम में आने की। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर कर लेना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।